इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि जो भी रिवॉल्ट है, क्रांति है, उसमें पहली गलती किसकी दिखाई जा रही? भारतीयों की। इन लोगों ने हम पे अटैक किया है, इन्होंने अंग्रेजों को मारा था, इन्होंने हमारी फैक्ट्री खराब की, इसलिए हमने रिटेलिएट किया। मतलब जो भी इतिहास में आप देखते हैं उसमें पहला जो कॉज रहता है वो भारतीयों की तरफ से दिखाया जाता है। खैर, अब जो है तो है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कानपुर में जो बीबी घाट मैसेकर हुआ था, या सती चूरा घाट मैसेकर हुआ था, ये क्या था? आप लोगों को पता है कि ये जो कानपुर वाला इलाका है, यहाँ पे नाना साहेब सेकंड मेन आदमी है, इनके साथ अजीमुल्ला खान, ये नाम इम्पोर्टेंट है। मेरी पेन से जो कुछ लिखा जाएगा आपकी स्क्रीन में वो इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है? वो एमपीपीएससी यूपीएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि अजीमुल्ला खान कौन थे। ये प्राइम मिनिस्टर थे नाना साहब के अधीन। देखो, कहने को इनके पास कोई सत्ता नहीं है, कहने को इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वही पोस्ट तो है। तो नाना साहब सेकंड के साथ अजीमुल्ला खान ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका जो सेनापति था उनका नाम था, या इनका साथ जो दे रहे थे, जो हमेशा लड़ाई में इनके साथ थे, लीड कर रहे थे, उनका नाम था तात्या तात्या टोपे। ठीक है। तो अब कानपुर में जब जंग की शुरुआत हो गई 1857 में, तो असल में हुआ क्या कानपुर में? आपको पता होगा, कानपुर में के बगल से एक नदी बहती है। कोई मुझे बताएगा कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। गंगा है वो। गंगा नदी किनारे भाई, है ना? गंगा नदी को अब इतना साफ कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रदूषण कानपुर से ही मिलता था, क्योंकि कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग है, और वहां से बहुत सारा गंदा पानी गंगा में मिल जाता है काफी, है ना? तो गंगा नदी का ये तस्वीर है। गंगा नदी में क्या, आज तो सरकार ने नेशनल वाटरवेज बना दिए हैं, और गंगा नदी का उपयोग हम अच्छा कर रहे हैं इनलैंड वाटरवेज के रूप में, लेकिन उसके पहले भी हमेशा से जो नदियां रहती हैं वो भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी। तो ये जो सती चूरा घाट है, बीबी घाट है, असल में ये घाट है। देखिए इसके नाम के आगे लिखा है घाट। तो कहाँ, किस नदी के घाट थे ये? गंगा नदी के घाट थे। असल में क्या हुआ, कानपुर में नाना साहेब अजीमुल्ला तात्या टोपे का इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया था कि अंग्रेजों को लगा यहाँ से भाग चलो तो मारे जाएंगे। तो ये लोग अपनी अपनी नाव में बैठ के भाग रहे थे यहाँ से, जो भी थे अंग्रेज अधिकारी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब भाग रहे थे, और इन पर अटैक किया गया। ये भागते हुए लोगों पर अटैक किया गया और सबको मार दिया गया, सबको मार डाला गया। ठीक है, ये तस्वीर दिखा रही है कि भाई कोई एक सैनिक है, वो किसी महिला को मार रहा है, देखिए यहाँ पे। असल में ये भी कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे प्रोपेगेंडा के रूप में यूज किया। प्रोपेगेंडा मतलब उन्हें हमको मारना था, उन्हें हमें बहुत ब्रूटली मारना था, हमें टांगना था, तो उनके पास कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भारतीयों ने हमारे साथ क्या किया। तो कुछ कुछ भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि सती चूरा घाट या बीबी घाट मसाकर कभी हुआ ही नहीं था, नाना साहब ने कभी ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं था, तात्या टोपे ने कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था, और ये अंग्रेजों ने एक प्रोपेगेंडा के रूप में यूज किया कि जिससे वो दिखा सके दुनिया को कि भारतीय कितने क्रूएल है, भारतीय कितने बारबेरिक है, बर्बर लोग हैं, ये हमारी बच्ची, महिलाओं, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों तक को मार रहे हैं जो कि भाग रहे थे यहाँ से। तो बीबी घाट मसाकर या सती चूरा घाट मसाकर, इन्होंने अंग्रेजों ने भारतीयों को छोटा दिखाया, बुरा दिखाया, और ये दिखाया कि ये इसी लायक है, इन्होंने हमको मारा इसलिए हम मारेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो मैसाकर की बात अंग्रेजों ने, बाद में मैं बताऊंगा, कानपुर में कर्नल कैंपेबल आया था और उसने यहाँ की जो पूरी क्रांति है उसको दबा दिया था। उसके बाद एक एक आदमी को, ये जो गंगा घाट है ना, गंगा घाट के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था, हर पेड़ पे एक आदमी टांग दिया था मार के। अंग्रेजों ने जब ये क्रांति दबाई तो कानपुर में हर पेड़ में एक लाश टांग दी थी, मतलब एक आदमी को फांसी लटकाया था, और उसकी बॉडी उतारी भी नहीं थी इन लोगों ने। और ये इन लोगों ने इसलिए किया था कि जब भी कोई इस गंगा नदी से गुजरे तो देखे कि अंग्रेजों के साथ अगर भिड़ोगे, अंग्रेजों के साथ लड़ोगे तो ऐसा हश्र होगा। मतलब गंगा नदी के किनारे किनारे सारे पेड़ों पे एक एक बॉडी लटकी हुई थी। सती घाट मसाकर के बाद ये अंग्रेजों ने रिटेलिएट किया था। तो सती घाट मसाकर, बीबी घाट मसाकर किस समय की बात है? 1857 की बात है। सती घाट या बीबी घाट जो मसाकर है, ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। किस नदी में हुआ था? गंगा नदी पे हुआ था, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना? क्योंकि इन लोगों ने दिखाया, अंग्रेजों ने लंदन में अपने हेड ऑफिस में दिखाया कि भाई हम यहाँ पे इसलिए क्रांति को दबा रहे हैं क्योंकि इन लोग देखिए हमारे घर वालों के साथ, हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। तो बस छोटी सी बात थी ये, सती घाट या बीबी घाट मसाकर। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अभी तो
मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, इन लोगों ने भारतीयों को तोप के सामने रख के उड़ा दिया, तोप में बांध के उड़ा दिया। तो जब आप किसी के साथ इतनी ब्रुटैलिटी करेंगे, किसी के साथ इतना अन्याय करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो फिर ये जस्टिफाई ऐसा कर रहे थे कि भारतीय हमारे साथ ऐसा करते हैं इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो सती घाट मैसाकर को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब सती घाट मैसाकर हो गया, यहाँ पे कैंपेबल आगे कानपुर को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद जो मैंने बताया था नाना साहब थे, नाना साहब सेकंड, एक नाना साहब और हुए हैं, नाना साहब सेकंड। ठीक है, एक नाना साहब बाजीराव फर्स्ट के समय का था। तो नाना साहब जो सेकंड है, ये भाग के कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं नेपाल। और उसके बाद जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे चले जाते हैं झांसी, और वहां पे रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करेंगे। ठीक है, तो तात्या टोपे ने पहले नाना साहब की सपोर्ट किया। नाना साहब जब कानपुर से आउट ऑफ कंट्रोल होगी स्थिति, नाना साहब भाग गए नेपाल। उसके बाद तात्या टोपे ने गए पास में ही, कानपुर के पास में ही झांसी है। झांसी आज बुंदेलखंड का एरिया है और एमपी से बॉर्डर लगती है इसकी, झांसी की। तो झांसी गया, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने सहायता दी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो एक्चुअल नाम था वो था मणिकर्णिका तांबे, और इनके साथ जो युद्ध लड़ने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर, उसका नाम था कर्नल ह्यू रोज, ह्यू रोज। और ह्यू रोज ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि पूरे क्रांति में मुझे एक ही मैन दिखा, एक ही मर्द मुझे दिखा, एक ही आदमी दिखा, और वो थी झांसी की रानी। ये ह्यू रोज के शब्द हैं कि पूरी क्रांति में एक ही आदमी मुझे दिखा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इस लक्ष्मीबाई की कहानी आपको पता ही है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनका इलाका हड़प लिया गया था। इन्होंने झांसी, झांसी तो इनके हाथ से चली गई थी। फिर इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर ब्रिटिश, मतलब ये आ गए कहाँ पे, ग्वालियर आ गए। मैं इसको स्केप करता हूँ थोड़ा सा। तो ये लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, टीटी लिख देता हूँ, टीटी, ये दोनों भाई, झांसी तो इनके हाथ से चला ही गया था। झांसी में तो हीरोज आके उनको भगा दिया। उसके बाद ये लोग क्या किए, ये लोग आते हैं और कहाँ आते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर उस समय सिंधियाओं का गढ़ रहता है, आज भी सिंधियाओं का गढ़ है। और सिंधिया जो थे वो सब्सिडी लाइन साइन करने के बाद से अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मैं दिखाऊंगा उन लोगों की लिस्ट भी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने साथ नहीं दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की जो फोर्सेस थी, इन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया था, ग्वालियर का किला जीत लिया था। और तब इन्होंने ये कहा वहां से, मतलब इनके मन में ये आशा जग गई कि हमारे पास ग्वालियर का किला आ गया है, हम फिर से मराठा, जो मराठा का जो एम्पायर था या मराठाओं का जो गौरव था, हम फिर से वापस ला सकते हैं। और जो इनके अंडर में सैनिक लड़ रहे थे ना, उनका भी मोराल बूस्टअप हो गया कि वाह यार, चलो हमने ग्वालियर का किला जीत लिया। वैसे ग्वालियर का किला काफी अजय माना जाता है, काफी ऊंचा किला है, बहुत लोग शायद देख आए होंगे। ठीक है, तो ग्वालियर का किला इन्होंने जीता। लेकिन आपको पता होगा कि ग्वालियर का किला किसके अंडर में था, सिंधिया के अंडर में था। और मैंने बताया ये सिंधिया एक्चुअल में ये शिंदे हैं, इनकी कास्ट शिंदे है, लेकिन अंग्रेज इनको सिंधिया सिंधिया करके आज ये सिंधिया हो गए। और वर्तमान में सिंधिया जी मंत्री भी बन गए हैं अभी कल परसों, एविएशन मिनिस्टर। तो ये जो सिंधिया हैं या शिंदे हैं, इन लोगों का सहयोग किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और फिर जो लड़ाई हुई उसमें फिर हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। और तात्या टोपे भाग के कहाँ चले जाते हैं, शिवपुरी, ऐसा अंग्रेज कहते हैं। ये शिवपुरी भाग के चले जाते हैं, शिवपुरी के जंगल में ये छुपे रहते हैं, बाद में इनको हम हैंग कर देते हैं, फांसी दे देते हैं। और जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो कहते हैं नहीं भैया, ये इनको फांसी नहीं मिली है, ये कहीं पकड़े ही नहीं गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो झांसी की रानी है यानी मणिकर्णिका तांबे जो है, इनका एक्चुअल नाम ये है मणिकर्णिका तांबे। इन्होंने ग्वालियर का किला विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे कैप्चर कर लिया था। बाद में अंग्रेजों ने रिटेलिएट करके उस किले को जीत लिया, क्योंकि वो जो किला है वो सिंधिया का था, और सिंधिया जो है सब्सिडी लाइन साइन कर चुके थे और वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यस। कोई तारीख याद नहीं रखनी है कि किस तारीख को रानी झांसी, मतलब झांसी की रानी मारी गई है, कोई तारीख याद नहीं रखनी है ना। ये बीच बीच में रोजमर्रा के जीवन में ट्विटर में ट्वीट कर देते हैं मंत्री मिनिस्टर के, आज इनकी पुण्यतिथि, आज इनकी जन्म तिथि है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति के नाम पे लोग करते रहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा ध्यान नहीं रखना। रिटेलिएट मतलब होता है षष्ठी की वापस पलटवार करना। आपने मुझको मारा, मैंने आपको मारा, ये होता है रिटेलिएट करना। ठीक है, तो तात्या साहब के बारे में लिखा हुआ है कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े एक्सपर्ट थे, और इन्होंने नाना साहब के अंडर रहते हुए कई सारे लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, ये आसपास के जितने भी किंगडम थे, जो आदिवासी थे, सबको मिलाए, यहाँ तक कि पंचमहल तक का एरिया गए थे गुजरात में, मिलाए सबको। लेकिन ये था कि उस समय व्हाट्सएप और यूट्यूब तो था नहीं कि भैया कहीं से लाइव कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया कि भाई आ जाओ। तो इन्होंने कोशिश बड़ी की थी
कि हम इस क्रांति को बना के रखें। यहाँ तक कि भीलों तक से बात करके आए थे, लेकिन वही है कि उस समय कम्युनिकेशन इतना तेज नहीं था और सही टाइम पे सब लोग खड़े नहीं हो पाए। लेकिन तात्या टोपे एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर है, और मध्य प्रदेश के जो सरकार है उसने भोपाल में एक स्टेडियम बनाया है, उसका नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। और भोपाल में तो एक चौराहा भी है, टीटी नगर है ना, टीटी जहाँ पे है वो है तात्या टोपे के लिए। ठीक, इसके अलावा राजस्थान वाला एक हिस्सा है औवा नाम का। औवा, ये आज राजस्थान में एक जिला पड़ता है, पाली। पाली में जगह आती है औवा नाम की। पंचमहल और देखो बांसवाड़ा, बनवाड़ा नहीं, वो बांसवाड़ा था राजस्थान में, पंचमहल गुजरात में। पंचमहल का तो अपन ने एक रिवॉल्ट भी पढ़ा था ना। तो इन्हीं के मतलब नेतृत्व में या इनके ही कहने पे इसके आसपास का जो एरिया था, कानपुर के आसपास का एरिया, जैसे ये औवा नाम की जगह है पाली में, यहाँ पे एक राजा कुशाल सिंह थे, कुशाल सिंह, इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। देखो ल्यूसेंट में एक पेज होगा जहाँ पे लिखा होगा इस क्रांति के लीडर्स, फिर प्लेस, और उनके साथ क्या हुआ। ऐसी कोई मेरे ख्याल से एक टेबल बनी हुई है कि कौन नायक कहाँ का था, किस जगह पे था और उनके साथ क्या हुआ। इस टेबल को पढ़ के चले जाना, एमपीएससी प्री वालों के लिए बोल रहा हूँ, इस टेबल को जरूर पढ़ के जाना कि भाई बेगम हजरत महल नायक है, इलाका क्या है, कहाँ से थी, लखनऊ से, उनके साथ क्या हुआ, नेपाल भाग गई। ठीक है, कुशाल सिंह कहाँ के लीडर हैं, पाली या हुआ कि उनके साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने मार दिया। ठीक है, नाना साहेब लीडर कहाँ के थे, कानपुर के, उनके साथ क्या हुआ, नेपाल भाग गए। रानी झांसी लीडर कहाँ की थी, झांसी की, क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त होकर लड़ते हुए। तो ये एक लिस्ट बनी है न्यूसेंट में, उसको एक बार देख के चले जाना, और जिस दिन पेपर हो उसी दिन देखना सुबह सुबह, है ना, तो थोड़ा सा याद भी रह जाएगा। और हर जगह क्रांति हुई, छोटे बड़े स्तर पे हर जगह क्रांति हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1798 में कुछ एक बड़ा काम किया। तो कोई बताएगा 1798 में इन्होंने क्या शुरू किया था, 1798 से? 1798 से इन्होंने कोई संधि की शुरुआत की थी कि अंग्रेजों ने? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. 1798 से वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। मैं बार बार, देखिए ये ऐसे क्यों पूछता हूँ कि 1798 में क्या हुआ था, कि एग्जाम में इसी तरह सब ईयर आ जाएगा ना और अपन भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बार बार इसी चीज में पूछता रहता हूँ। ये बड़े पेड की सहायक संधि कब शुरू हो रही है, किसने शुरू की, वेलेस्ली ने की। तो 1798 से सहायक संधि का दौर चला था, और उसमें यह था कि भाई जो राजा है उस वो अपनी सेना खुद नहीं रखेगा, उसकी सेना अंग्रेजों की रहेगी, और उसकी सेना को मेंटेन करने का काम भी राजा ही करेगा। राजा पैसा देगा, सेना अंग्रेजों की रहेगी और सुरक्षा राजा ही करेगी। ये जो सहायक संधि ने इन्होंने की थी ना हर जगह, इस सहायक संधि ने, कोई एक लाइन से पूछे, एक लाइन में अंग्रेजों की किस नीति की वजह से, किस पॉलिसी की वजह से 1857 की क्रांति को का दमन किया गया, कैसे इतनी आसानी से दमन कर लिया गया, वो है सिर्फ और सिर्फ यही सहायक संधि या सब्सिडरी लाइन। क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। अब भाई सिंधिया हो, चाहे भोसले हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अवध हो, इन सब ने सहायक संधि साइन करके रखी है। तो भैया इनको अंग्रेजों का साथ देना ही था, और पिछले 50 साल से करके रखी है, तो इनके पास तो ना कोई आर्मी बची ना कुछ बची, इनके पास पावर भी नहीं बची। तो इस सहायक संधि ने बड़ा साथ दिया। अंग्रेजों के पास कोई बड़ी फोर्स नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमारे ही लोगों के द्वारा बनाई गई फोर्स का उपयोग हमारे ही खिलाफ कर दिया, है ना, भाई भाई को लड़वा दिया। तो सहायक संधि का बहुत निर्णायक योगदान रहा है इसमें। और इन्होंने जितने भी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भाई कहीं कैंपेबल गया है, कहीं ह्यूरोस गया है, कहीं पे है ना निकोलसन गए हैं, तो ये तो सिर्फ ऑफिसर्स है, लेकिन इनके नीचे जो पूरी फोर्स गई है ना वो भारतीयों की फोर्स है। ठीक है, तो हम ऑफिसर्स का नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके नीचे जो पूरी फोर्स है वो भारतीयों की फोर्स है। और जहां जहां छावनी थी, जहां इस कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, हर जगह विद्रोह हुआ था। मोस्टली विद्रोह सारा सैनिकों के द्वारा हुआ था, लेकिन इन सैनिकों को लीड कर रहे थे अलग अलग इलाके में अलग अलग व्यक्ति। जैसे ये जो व्यक्ति हैं ये फैजाबाद से लीड कर रहे थे, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला था। ये भी इनकी उम्र उम्र काफी हो गई थी, और ये रहने वाले वैसे मद्रास के थे, लेकिन ये इनका पूरा जीवन ऊपर ही गुजरा था, फैजाबाद में, यूपी में। और वहां से लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। नाम में मत जाना कि मौलवी लिखा है तो कोई पंडित पुजारी होंगे या फिर फकीर बाबा होंगे, नहीं, इन्होंने लीड किया हुआ था। लीडर्स का नाम आपको ध्यान रखना है। वैसे एक लिस्ट यहाँ भी है, अगर आपको चाहिए तो इससे भी देख सकते हो आप लोग।
इस लिस्ट को मैं थोड़ा देता हूँ आपको। देखिए, इलाहाबाद से लीड किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली से कंफ्यूज मत होना, एक लियाकत अली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा पाकिस्तान का, पीएम ऑफ पाकिस्तान, पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा पाकिस्तान का, फर्स्ट। उसका नाम भी लियाकत अली रहेगा। लेकिन ये लियाकत अली 1857 का बन में, और प्राइम पाकिस्तान कब बनेगा? 1947 में। एक ही नाम के दो व्यक्ति इतिहास में है, एक जिसने इलाहाबाद में क्रांति लीड किया और एक जो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, ये सब लीडर्स हैं। हाँ, इनके नीचे कौन है? इनके नीचे सैनिक है, इनके नीचे आम आदमी है, इनके नीचे, है ना, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, मैंने बोला है ये रोहिल्ला के परिवार से थे। हरियाणा से राव तुलाराम, राव तुलाराम जो ना बड़े लेजेंडरी व्यक्ति है, ये एक आम आदमी था, आम आदमी था। इसने किया क्या था, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई थी, गांव गांव जाकर लोगों को बताया कि यार क्रांति हो रही है, वहां पे ऐसा हो गया, हमें लड़ना पड़ेगा। और इसने एक तरह से कह लीजिए हरियाणा वाला जो इलाका है, जो इलाहाबाद मतलब सॉरी दिल्ली के पास में था, वहां पे लगभग 80 गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, 80 गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और बहुत बड़ी क्रांति इसने लीड की। बाद में इसको मार दिया गया, राव तुलाराम को। इनके नाम से फ्लाईओवर बने हैं दिल्ली में, ठीक है। तो राव तुलाराम एक आम व्यक्ति था, ये कोई जमींदार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इसने लगभग 80 गांव के लोगों को इकट्ठा किया और लगभग 9-10 महीने तक वो उस इलाके से अंग्रेजों को भगा दिया था, हरियाणा वाले इलाके से, जो कि दिल्ली के पास लगा हुआ है। अल्टीमेटली इनको मार दिया गया। तो नाम ध्यान रखिए राव तुलाराम का। बांदा यूपी वाला इलाका है, बांदा करवी, ये सब बुंदेलखंड, वहां पे नवाब अली बहादुर साहब थे। औवा मारवाड़ मैंने बताया था, औवा मारवाड़, अगर औवा की आज बात करेंगे तो जिला है पाली जिला वहां पे, और यहाँ पे कुशाल सिंह थे, ये भी महाराजा थे, मतलब वहां के राजा थे, और इनको भी अल्टीमेटली मार दिया गया। सॉरी, कुशाल सिंह मारे मारे नहीं गए, है ना, कुशाल सिंह बाद में अच्छी पदों में भी जाएंगे। तो एक लिस्ट है, इस लिस्ट को देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये उन लोगों के नाम की लिस्ट है जो आप भूल जाओगे या आप पढ़ोगे नहीं। भाई झांसी नहीं पूछेगा, झांसी से किसने लीड किया, लखनऊ से किसने लीड किया नहीं पूछेगा, कानपुर से किसने लीड किया नहीं पूछेगा। बच्चे बच्चे को पता है, 6वीं 7वीं क्लास में सब पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब ये एक तस्वीर है सीज ऑफ दिल्ली की, दिल्ली को कैसे इन्होंने वापस कैप्चर किया। जैसे मैंने बोला, दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर सेकंड था, उसका एक जनरल था बख्त खान, वो सब कुछ लीड कर रहे थे, और वहां पे सैनिक उनके अंडर में काम कर रहे थे। दिल्ली पूरी एक तरह से कब्जे में थी, और दिल्ली में जुलाई से सितंबर के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंचती है, और उसके बाद उसको रिकैप्चर कर लेती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है भाई, आप जिस देश में रह रहे हैं, अंग्रेजों के लिए कितनी शर्म की बात है, आप जिस देश में रह रहे हैं वहां का जो मेन कैपिटल है एक तरह से दिल्ली, कहने को इनका हेडक्वार्टर कलकत्ता है, लेकिन इनका अब सारा काम दिल्ली से ही हो रहा है। इसीलिए 1911 में दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी राजधानी भी, और दिल्ली ही इनके कब्जे में नहीं, दुनिया भर में इनकी थू थू हो रही थी कि तुम्हारे लोग कर क्या रहे हैं आप, ठीक है। और दिल्ली को कैप्चर करने के लिए इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो किसका सहारा लिया, सती घाट मैसेकर और बीबी घाट मैसेकर के बारे में लंदन में जाके रोना गाए कि साहब देखो मेरे साथ कानपुर में क्या हो गया, हमारे बहु बेटियों, बच्चों को, आदमियों को, बुड्ढों लोगों को मार दिया इन भारतीयों ने, हमें हेल्प चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से जो ब्रिटिश रेजिमेंट है, यानी ब्रिटेन की सेना आई समंदर के रास्ते से, और इनकी आसपास देशों से जो सेना थी, सबको भारत बुला स्क्रीन लिया गया, आएगी जाओ तब। इनकी सहायता करो हाँ ईस्ट जी। इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्रांति का दमन, एक तो पहला चीज था कि सब्सिडी अलायंस की वजह से कर पाया, दूसरा ब्रिटेन ने व्यक्तिगत रूप से, ब्रिटेन ने अपनी आर्मी दौड़ा दी। समंदर से आर्मी आ रही है, आसपास सिंगापुर से आर्मी आ रही है, म्यांमार से आर्मी आ रही है, ऊपर जो क्रीमियन वॉर में आर्मी गई थी वहां से आर्मी आ रही है। तो एक तरह से पूरी दुनिया से इन्होंने आर्मी भारत में ला दी थी ब्रिटेन ने, कि चलो इस क्रांति को दबाना है, ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बस की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किनके दम पे काम कर रही थी, सैनिकों के दम पे, और इनके सैनिक तो बगावत कर दिए ना, इन्होंने तो रिवोल्ट कर दिया, इनके सैनिक तो बढ़ गए थे। तब यहाँ के सैनिक मोस्टली जो हिंदू हैं या फिर जो इंडियंस हैं, वो तो बगावत करना है, तब इन्होंने फिर बाहर सैनिक बुलाया। अगर आप लोगों ने मंगल पांडे देखी होगी तो उसमें वो कहता भी है कि यार मंगल तो ये सब काम मत कर यार, हमने सुना है कि समंदर के रास्ते से 3 दिन बाद ही सैनिक आ रहे हैं, क्रीमिया की तरफ से आ रहे हैं। तो मंगल पांडे बोलता 3 दिन बाद आए चाहे 3 घंटे बाद आए, मैं तो चर्बी वाला कारतूस नहीं खाऊंगा और ना मैं अपना धर्म भ्रष्ट होने दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत भी है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ा रिवोल्ट हो गया, इतना बड़ा सैनिक विद्रोह दुनिया में कहीं नहीं हुआ। शुरुआत सैनिक विद्रोह के नाम से हुआ था, लेकिन आम जनता ने इसका सहयोग किया, आम जनता इसमें साथ रही, इसलिए इतना लंबा चल गया, और पूरे ब्रिटेन को जिसे कहते हैं ना, नाकुच चने चबाने पड़ गए। अब जो बहादुर शाह जफर साहब थे, इनको बोला यार देखो बहादुर शाह, तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे कहने पे
क्रांति हो गई, तुम इस क्रांति के लीडर बने हो। अब क्या हुआ, बहादुर शाह का एक बेटा था और उसका भी एक बेटा था, यानी बहादुर शाह का बेटा और पोता। एक दिल्ली में जगह है खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा। ये कोई छोटा दरवाजा नहीं है, ये किले का मेन गेट है, खूनी दरवाजा। यहाँ पे इसके बेटे और इसके बेटे, यानी इसके बेटे और इसके पोते को मार दिया गया, पॉइंट ब्लैंक में गोली मारी गई, मतलब बिल्कुल बंदूक से, मतलब शरीर से बंदूक लगा के उड़ा दिया गया, इनके बेटों को मार दिया। इसका मतलब बहादुर शाह जफर यानी मुगलों का कोई वंशज नहीं रहा, कोई वारिस नहीं रहा। और इस बुढ़े आदमी को बोला कि भैया तुम निकलो यहाँ से, और इसको भेज दिया रंगून में, रंगून। और 1862 में ये मर गया। कुछ कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसके बच्चे को जब मार दिया गया था, फिर इनके बच्चों का, इसके बच्चे और इसके पोते का सर काट के बहादुर शाह जफर जब जेल में था तो उसके पास एक थाल गई, बड़ी सी थाल में कपड़ा लगा हुआ था, ठीक है, जैसे आपके पास कोई गिफ्ट आया, जैसे इसने कपड़ा हटाया तो 2 सिर कटे रखे हुए थे, इसका बेटे का और इसके पोते का। तो इसको देख के बहादुर शाह जफर बेहोश हो गया था। ऐसा अंग्रेजों ने इसके साथ किया था, ठीक है। और एक तरह से अब मुगलों का कोई वंशज नहीं रहा, तो मुगल डायनेस्टी भी खत्म हो गई। ये बहुत अच्छा लेखक रहा है, लिरिसिस्ट, मतलब लिखता था। इसने कहा था कि मैं कितना बदनसीब, मतलब इसने अपने नाम को कोट करते हुए कहा कि ये जफर तू कितना बदनसीब है कि तुझे 2 गज नहीं मिली तुझे तेरे हिंदुस्तान में। मतलब ये जिस देश में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, और ये मरा कहाँ, रंगून में। तो अपने आप को लिखता है कि तू कितना बदनसीब है कि तुझे अपने देश की जमीन नहीं मिली दफन होने के लिए, तुझे कब्र तुझे अपने देश की मिट्टी नहीं मिली, क्योंकि ये मरा रंगून में, दफन भी वहीं कर दिया गया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर है, इनको उठा के रंगून भेज दिया गया, मुगल डायनेस्टी खत्म। मेरी बात क्लियर हो रही सभी को? Yes, sir. अब किसने इनके बेटे को गोली मारी, याद नहीं रखना है कि विलियम हॉटसन ने गोली मारी। और कभी याद करना तो कर लेना कि एक सन नाम का व्यक्ति था, उसने इसके सन को मार दिया, हॉटसन। इस व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, कॉलिन कैंपेबल का। ये बड़ा ही लेजेंडरी फिगर है। मरने के बाद कैसे, मरने के बाद नहीं लिखा, मरने के पहले लिखा। उसको पता था कि मैं अब रंगून चला गया हूं, मैं अपने देश वापस नहीं जा सकता हूँ, तो पहले उसने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी मतलब एक कविता लिख दी, ठीक है। देखना नेट में मिल जाएगी, जफर के नाम से कविता मिल जाएगी। ये जो कॉलिन कैंपेबल है, कैंपेबल, सी फॉर कैंपेबल, सी फॉर कानपुर। असल में हम तो कानपुर कुछ भी लिख देते हैं, कानपुर की एक्चुअल स्पेलिंग ये थी, कानपुर, ठीक है। जैसे आप लोग सागर, सागर हम लोग अपने, हमारा एक जिला है सागर, ऐसे लिख देते हैं, वैसे सागर की एक्चुअल स्पेलिंग ऐसी ये है, ठीक है। ये कानपुर था, हम कानपुर लिख देते हैं ना। तो कॉलिन कैंपबेल ने, सी फॉर कैंपबेल, सी फॉर कानपुर, ये कानपुर गया, इसने यहाँ पे कानपुर की क्रांति को दबाया, पीटा पाटा सबको, नाना साहब भाग गए नेपाल, उसके बाद कभी सुनाई नहीं पड़ा इनके बारे में। और उसके बाद यही ये जो कैंपेबल है ना, ये फिर लखनऊ भी जाएगा, लखनऊ में क्रांति दबाएगा, बाकी और लोग भी रहेंगे। ये पहले यहाँ से ये कानपुर से फिर पहले झांसी जाएगा, झांसी में थोड़ा धूमधाम मचाएगा, उसका लखनऊ भी जाएगा ये आदमी, ठीक है। मतलब अंग्रेजों की तरफ से बहुत ही लेजेंडरी फिगर था, बहुत बढ़िया कैप्टन था ये जहां भी गया है इसने हद से ज्यादा बर्बरता दिखाई है, हद से ज्यादा। एक एक दिन के बच्चे तक को मार दिया गया है, लेकिन इसने अंग्रेजों के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया, इसने क्रांति को दबाने में काफी सहयोग किया, ठीक है। कॉलिन कैंपेबल नाम का व्यक्ति है, नाम में ही कॉलिन है तो सफाई तो करेगा ही। और ये सब मैंने बता दिया, बीबी घाट और सतीचूरा घाट मैसेकर का बड़ा ही इन लोगों ने हल्ला मचाया दुनिया भर में कि भाई इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। और यहाँ पे देखिए ये कैंपेबल, मैंने बोला कि लखनऊ भी गया, और लखनऊ में एक और व्यक्ति है जनरल आउटरम, चाहे तो उसका नाम याद रख सकते हैं। मतलब अगर कभी आ जाए कि अंग्रेजों के, जो ही सवाल तो कहीं से भी उठ सकता है कि अंग्रेजों के कौन से ऐसे जनरल थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कैंपेबल, आउटरम, निकोलसन, इन सबका नाम थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर खत्म हुआ था और ट्रीटी हुई थी सुगौली की संधि। और नेपाल जब वॉर खत्म हुआ था, नेपाल से हमने एक लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था जिनका नाम था गोरखा। तो गोरखा रेजिमेंट हमने बना ली थी अंग्रेजों ने उस समय। ये जो गोरखा रेजिमेंट है इन्होंने बहुत साथ दिया, क्यों? पहली चीज तो ये भारतीय थे नहीं, इनको तकलीफ थी नहीं कि भारतीयों को गोली मार रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी
इंडियन आर्मी थी उसमें मोस्टली भारतीय थे सैनिक के रूप में, और अंग्रेजों को ये डर था कि ये भारतीय अपने ही राम श्याम को गोली कैसे मारेगा, है ना, कबीर रहीम को गोली कैसे मारेगा। तो लेकिन ये गोरखा वाले लोग थे, जो गोरखा रेजिमेंट थी, इन लोग भारतीय तो थे नहीं, इनको अच्छा खासा पैसा मिला था, इन्होंने खूब मारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक गोरखा रेजिमेंट था जो बहुत ही लॉयल था और बहुत ही इनका सपोर्टिव था, क्योंकि ये भारतीय थे ही नहीं, ये दूसरे देश के थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम नेपाली आर्मी कहीं कहीं कह देते हैं, वो असल में गोरखा रेजिमेंट ही है। ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा, क्योंकि जैसे हम ये मैप बनाए और ये मान लीजिए उस समय का अवध है, तो ऊपर क्या बैठा है, अवध के जस्ट ऊपर नेपाल बैठा है। तो गोरखा रेजिमेंट ने इधर इधर से खूब धूमधाम मचाई और इधर से पूरी क्रांति को क्रश किया ऊपर साइड से, और नीचे साइड से तो इन लोग थे ही करने वाले। तो गोरखा रेजिमेंट का इन्होंने काफी अच्छा प्रयोग किया है। ठीक, ये झांसी का किला है। वैसे झांसी का किला आज भी देखने योग्य है, कभी जाना मौका मिले तो देख लेना। सब कहानी मैंने आपको समझा दी क्या क्या हुआ था। जो लीडर्स थे उनके साथ क्या हुआ, वैसे सबके बारे में वैसे बता दिया उनके, फिर भी देख लो। जैसे बहादुर शाह जफर, मैंने बोला इसको रंगून भेज दिया गया, रंगून यानी बर्मा, और फिर अल्टीमेटली मर गया। नाना साहब नेपाल भाग गए, पता नहीं चला। हजरत महल नेपाल भाग गई, पता नहीं चला। तात्या टोपे को मार दिया गया या भाग गए, इसमें कंफ्यूजन है। अंग्रेज कहते हैं हमने टांग दिया, भारतीय इतिहास कहते हैं कि तात्या टोपे कभी पकड़ा ही नहीं गया। लक्ष्मीबाई शहीद हो गई बैटल फील्ड में लड़ते हुए। ठीक है, ये देखिए ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए अंग्रेजों ने क्या किया। जो भी क्रांतिकारी लोग थे, जो भी रिवोल्ट कर रहे थे, उनको तोप के सामने बांधा, तोप के सामने बांध फोड़ाया। सोचिए, मतलब कुछ भी कहो, अंग्रेज है तो अंग्रेज है ना, इनके अंदर दिल तो होता ही नहीं है। ऐसे इन्होंने, मैंने बोला ना कि भाई गंगा नदी किनारे हर पेड़ में एक लाश टांग दी थी इन्होंने। लाश कहता मतलब ये हर पेड़ में एक आदमी को फांसी दी थी और उसकी बॉडी उतारी नहीं थी। चील कौवे सब खा रहे थे और जो जो देख रहा था वो डर के कांप रहा था कि अरे हो क्या रहा है यार ये। और ये देखिए ये सब भी खुलेआम कर रहे थे, ये तोप के सामने बांध फोड़ा रहे थे। ठीक है, इस तरह इन्होंने क्रांति का दमन किया। असल में ये दिखाना चाह रहे थे कि इस बार तो हो गया, अगली बार सोचना ही मत, और पूरी दुनिया को लेसन देना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन का रूल हर जगह था। तो मान लीजिए जैसे सिंगापुर में ब्रिटेन का रूल है, तो सिंगापुर के लोग भी ये ना सोचे कभी कि हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि जैसा हमने भारत में किया वैसे यहाँ भी कर देंगे। तो दुनिया को मैसेज देने के लिए इन लोगों ने इतनी ज्यादा अमानवीयता दिखाई, है ना, इंसान को इंसान नहीं समझा, ऐसे मारा। कोई सोचिए तोप के सामने बांध के उड़ाता है क्या, लेकिन अंग्रेज उड़ाते। अब क्या क्या कारण थे इस क्रांति के असफल होने के। तो जो हमारी वीकनेस है वो अंग्रेजों की स्ट्रेंथ हो जाएगी, या जो अंग्रेजों की स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस हो जाएगी। या अंग्रेज कैसे इस क्रांति को सफल हो गए दबाने में, या हम कैसे असफल हो गए इस क्रांति को बड़ा बनाने में। दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, पहली चीज, ये जो रिवोल्ट था पूरे देश में नहीं था, इंटायर कंट्री में नहीं था। क्यों नहीं था इंटायर कंट्री में? बहुत सारी इन्होंने संधियां साइन कर ली थी अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं के साथ। जैसे सबसे बड़ी तो सहायक संधि थी, सब्सिडरी लाइन्स। ठीक है, तो जहां सब्सिडरी लाइन साइन थी, खासकर ये नर्मदा से नीचे वाला जो बेल्ट था, वहां पे तो क्रांति होने का कोई सवाल ही नहीं। दूसरा, हमारे देश में उस समय तक देश का भाव ही नहीं था कि हम एक देश है। अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग कल्चर के लोग थे। तमिल अपने आप को अलग समझ रहे थे, तेलुगु वाले अलग समझ रहे थे, मराठी अपने आप का अलग ही देश बनाना चाह रहे थे, पंजाबी अलग ही देश सोच रहे थे। तो इंटायर कंट्री एक जैसे नहीं लड़ पाई, क्योंकि एक कॉमन गोल नहीं था, एक कॉमन गोल नहीं था। सब अपने अपने हितों के लिए लड़ गए। किसी की जमीन से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा, किसान इससे लड़ गया। किसी की जमींदारी जा रही, वो इससे लड़ गया। किसी को पगड़ी रखने नहीं दिया जा रहा, सैनिक, वो इससे लड़ गया। किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, वो इससे लड़ गया। ठीक है, किसी कारीगर का काम छिन गया, वो लड़ गया। ठीक है, कोई ऐसा मुंशी है, कोई ऐसा क्लर्क था जिसको जॉब मिली हुई थी, उसकी जॉब छिन गई क्योंकि उन्होंने बोला कि फारसी को हटा दिया, ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को पुट अप कर दिया, तो बहुत लोगों की जॉब चली गई, वो इसलिए लड़ गए। सबके अपने अलग अलग हित थे, इसलिए कोई कॉमन गोल नहीं था, इसलिए फेल हो गई। दूसरा, कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पूरे पूरे इलाके में लीड कर रहा था। एक लीडर हमने बनाया था बहादुर शाह जफर नाम का, और वो इतना बुढ़ा आदमी था कि उससे तो बोला नहीं जा रहा था। तो लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद पूरा पूरा साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में बोल रहा हूँ, विंध्याचल से नीचे वाला जो बेल्ट है, उसके नीचे कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हल्का छुटपुट कहीं घटनाएं हो रही थी, लेकिन मोस्टली साउथ इंडिया में कुछ था ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ था ही नहीं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कुछ था ही नहीं।
जो कुछ हो रहा था ईस्टर्न में हो रहा था, वेस्टर्न में हो रहा था, कुछ सेंट्रल में हो रहा था। ठीक है, तो ये भी था कि भाई क्रांति नीचे फैली नहीं, तो इन लोगों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरा मौका था कि भाई यहीं पे ही पूरी क्रांति को क्रश कर दो। उसके बाद जैसे कि अब बहुत सारे भारतीय राजाओं ने जो कि सब्सिडी लाइन साइन करके रखे हुए थे, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया। चाहे भोपाल की बात कर ले, चाहे सिंधियाओं की बात कर ले, चाहे भोसले की बात कर ले, चाहे अवध वो हैदराबाद की बात कर ले, तो सब सपोर्ट ही कर रहे थे। तो जब इतने बड़े राजा महाराजा, जैसे मान लीजिए मैं किसी इलाके में रहता हूँ, मुझे पता है मेरा राजा जो है वो तो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा था, तो मैं, मेरे मन में भले रहे कि मुझे क्रांति में भाग लेना है, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि कल को पकड़ा गया ना तो मेरा राजा मुझको ही मार डालेगा। ठीक है, तो एक्टिव सपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था, और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल वो सब्सिडी लाइन्स का था। सहायक संधि ने बहुत योगदान दिया। उसके बाद जो डलहौजी ने काम करके गया था कम्युनिकेशन वाले, उसने टेलीग्राफ लाइन बिछवाई थी, उसने रेलवे बिछवा दी थी। इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज बहुत तेजी से उनको सूचनाएं मिल गई कि भैया अच्छा कानपुर में क्रांति हो गई, और ये जो यहाँ से कम से कम 50,000 सैनिक निकल गए हैं किधर, झांसी के लिए। ठीक है, झांसी में घेरते हैं उनको, ये टेलीग्राफ से मिल गया। और अच्छा, झांसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स नहीं है, ठीक है, ट्रेन से भेजते हैं, अभी 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो ट्रेन से बहुत जल्दी ऑफिसर्स पहुंच गए, गोला बारूद पहुंच गया। इनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं, इनके पास मॉडर्न वेपन भी नहीं थी, कोई तलवार से लड़ रहा, कोई डंडे से लड़ रहा, कोई भाले से लड़ रहा। और अंग्रेजों के पास तो भैया बेहतरीन राइफल्स थी, तो गोला बारूद था। अंग्रेजों के पास दुनिया भर से आर्मी आकर सपोर्ट कर रही थी, इनके पास आर्मी नहीं थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने जो दमन किया, जिस तरह दमन किया, वो बहुत सारे लोगों को डरा दिया, क्योंकि मन में था भी कि हम लड़े आए, वो लड़े ही नहीं। जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो पढ़ी लिखी क्लास थी, वो उसने सपोर्ट किया ही नहीं। उसने बोला कि कल को ये सैनिक, अगर हम इस सैनिक क्रांति को सपोर्ट करेंगे तो कल को ये सैनिक जो है वो हम पे ना अटैक कर दे। जैसे आज देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, वहां पे आर्मी का शासन चल रहा है और आर्मी वहीं के लोगों को मार रही है। तो दुनिया में कहीं भी और कभी भी आज तक के इतिहास में, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी और कभी भी, यानी नेवर एवर, जो भी सैनिक विद्रोह होता है उसको उसको सब सेलिब्रेट नहीं किया जाता, सैनिक विद्रोह को सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि भाई सैनिक है ये सैनिक है। आज ठीक है सैनिक विद्रोह करके कोई चीज प्राप्त कर लेंगे, कल को सैनिक की आम जनता को मार सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो सैनिक है ना। तो कभी भी किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में सैनिक विद्रोह को सेलिब्रेट या उसको आदर से नहीं देखा जाता, क्योंकि हिंसा हिंसा को ही बढ़ावा देती है, ये हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे भारत में जो सैनिक विद्रोह को अच्छी तरह से नहीं देख रहे थे। कल को सैनिक, ठीक है अंग्रेजों को तो ये भगा देंगे, लेकिन इसके बाद इन्हीं लोगों में से कोई तानाशाह बन जाएगा और हमको मारेगा, जैसे म्यांमार में आप देख सकते हैं। ठीक है, जहां जहां सैनिक विद्रोह हुए वहां पे लगभग आम जनता के मन में संशय का भाव रहता ही है। और आज 2021 में हमारे मन में सैनिक को लेकर और संशय का भाव इसलिए है कि हम म्यांमार में देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में 1,000 लोगों को वहां की आर्मी ने अपने ही लोगों को मार दिया है। वहां मिलिट्री सरकार है, मिलिट्री जनता चल रही है। वहां की जो सरकार थी उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया सारे नेताओं को, और वहां की जो मिलिट्री उसने ओवरटेक करके बोला कि भैया अब हमारा रूल रहेगा। ये जो कुछ होनहार लोग दिख रहे हैं, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे पटियाला का नवाब हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे नेपाल के राणा हो, ग्वालियर के सिंधा हो, या होलकर हो इंदौर के निजाम। अल्टीमेटली अब कहने को हम इनको बदनाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने क्या साइन किया था, सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसने इसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया वो सबने साथ दिया अंग्रेजों को। कुछ ऐसे भी थे जो सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बावजूद अंग्रेजों से बढ़ गए, लेकिन उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, इनमें शायद नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पनप रहे हैं, आज भी सरकारों का इनको सहयोग है। ठीक है, तो इन लोगों ने साथ दिया भोपाल। और कैसा साथ दिया भाई, जैसे मान लीजिए भोपाल का कोई नवाब था, वहां के सैनिकों विद्रोहियों को यही पकड़ के यही लोग मार रहे थे। ठीक है, तो मोटे तौर पे अगर इनका नाम भूल भी जाओ तो सब्सिडी लाइन दिमाग में ध्यान रखना और सोचना किसने किसने साइन की थी सहायक संधि, उनका नाम लिख देना यहाँ पे। लगभग 99% सबने साथ ही दिया। तो इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मजबूरी ये थी कि इन्होंने सहायक संधि साइन कर ली थी, और अगर संधि साइन कर ली है, ट्रीटी साइन कर ली है, तो भैया हमें तो उनका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये जो पूरी शीट है ना, इसमें लिखा है हमारे हारने के कारण, हम क्यों फेल हुए। इसको याद नहीं करना है, ये अपने मन से जवाब ढूंढो और लिख दो। ठीक है, कि भाई देखो क्या है, हमारे देश में राजा महाराज जब थे
जब मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा एक सामंतवादी प्रथा चलती आ रही थी, सामंतवादी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडलिज्म, यानी राजा और आम जनता के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, जिसको आम भाषा में, जैसे सामंतवादी का एक नया रूप होगा जमींदारी सिस्टम, इसका अपडेट वर्जन रहेगा। मतलब ये लोग ऐसे हैं जो कि राजा के अधीन है, इनके पास खुद की आर्मी है, खुद की सेना है, राजा को ट्रिब्यूट भेजते हैं, राजा का सम्मान करते हैं और आम जनता को से पैसा लेते हैं और राजा को देते हैं, कुछ अपने पास भी रख लेते हैं। सामंतवादी जो फ्यूडलिज्म है, इसको जैसे हम देखें कि अकबर ने मनसबदारी शुरू की थी, वैसा ही कुछ है ये। तो सामंतवादी जो था, तो आम जनता के मन में ये था कि सामंतवादी को हमने बड़ी जल्दी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो सामंतवादी प्रथा धीमे धीमे खत्म हुई और अंग्रेजों ने जमींदारी लोग लाए, लेकिन जमींदारी ऐसी थी कि कभी भी रिप्लेस कर सकते थे कि तुम अच्छा काम नहीं किया, तुमने पैसा नहीं दिया, तुम्हारी जमींदारी छीन ली। सामंतवादी में ऐसा नहीं था। जो फ्यूडल्स थे, इनको फ्यूडल्स लॉर्ड्स कहा जाता था, सामंतवादी राज, मतलब अधिनायक कहा जाता था इनको। तो आम जनता ने इनके समय पे या सामंतवादी के समय में बहुत सारी दिक्कतें देखी थी और इनको ये लगता था कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो इसने कम से कम सामंतवादी प्रथा तो खत्म करी, ये बीच का बिचौलियापन तो खत्म किया, और कल को हम सैनिकों को, विद्रोह को सपोर्ट करते हैं तो फिर से ये सैनिक कल को सामंतवाद, यानी सामंत बन जाए, फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाए, तो फिर से वही चीज दोहरा जाएगी। तो बहुत लोगों ने इसलिए भी सपोर्ट नहीं किया कि जो फ्यूडल सिस्टम था ना, बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है और ये सैनिक कहीं फिर से ये बिचौलिया बीच के ना बन जाए। दूसरा, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, हथियार भी थे तो हथियार के जो आर्म्स एंड एमिनेशन है वो धीमे धीमे खत्म हो रहे थे। हम कहाँ से लाते वो? हमारे पास जो सैनिक थे वो मुट्ठी भर थे, आम जनता के पास ट्रेनिंग नहीं थी भाई, वो तो वहां से तोप मारते थे ना, और हम यहाँ से क्या, तोप का गोला, अब अपन शक्तिमान तो थे नहीं या मिथुन चक्रवर्ती, तो इधर से तोप आ रही, अपने डंडा मारा तो तोप का गोला भाग गया, तो इसलिए भी हम दिक्कत पड़ी हमें। दूसरा, हमारे पास यूनिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई कहीं भी लड़ रहा है, इसका जहां मन कर रहा है वहां लड़ रहा है, ठीक है। तो ना कोऑर्डिनेशन था, ना समन्वय बन पा रहा था कि कहाँ कब लड़ना है, और यूनिटी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला सबके हित जो थे, सबके जो गोल्स थे, सबके जो एंड मीन्स थे वो अलग अलग थे। और वहीं उल्टा इनके साथ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के तो भाई सेंट्रलाइज था, ऊपर से ऑर्डर मिल रहा था कि कैंपबेल तुम यहाँ पे जाओ, ऑर्डर तुम यहाँ पे जाओ, ह्यूरोज तुम यहाँ पे जाओ, तुम इतनी सेना लेके जाओ, और कुछ भी चीज थी तो टेलीग्राफ था ही, टेलीग्राफ के माध्यम से फटाफट ऑर्डर मिल ही रहे थे इन लोगों को, तो इन लोगों ने बढ़िया किया। इनके पास ना पैसा था ना प्लानिंग थी, हमारे पास ना पैसा ना प्लानिंग। हमारे पास राष्ट्रवाद की फीलिंग तब थी नहीं, राष्ट्र क्या होता है मतलब ही नहीं, ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका, राष्ट्रवाद अब पैदा होगा, क्रांति के बाद धीमे धीमे पैदा होगा। तो ये सब हमारी कुछ कमियां थी और यही उनकी क्या थी, मतलब मजबूती थी। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर फीलिंग थी कि हमें अपनी कंपनी को, हमें अपना राज बचाना है, कुछ भी करना पड़े, है ना। हमारे पास पैसा है, साधन है, पावर है, कम्युनिकेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, हमारे पास लीडरशिप है, हम इनको तोड़ देंगे, और कमी पड़ी तो ब्रिटेन ने तो बहुत सारी आर्मी भिजवाई दी थी, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा और यही हमारे लिए माइनस पॉइंट होगा। और इस तरह ये क्रांति खत्म हो जाती है और दिल्ली वापस में कैप्चर कर लिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजों को समझ में आ जाता है, सॉरी ब्रिटेन को समझ में आ जाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन लद गए हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से वापस हटाओ। इसलिए एक एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब क्रांति समाप्त हो जाएगी, हर जगह इन लोग कैप्चर कर लेंगे, मतलब शुरू हो रही कब, 10 मई से, और खत्म होते होते जून 1858 हो जाता है, मतलब लगभग सवा साल ये क्रांति चलती है, हर जगह से धीमे धीमे कैप्चर कर लेते हैं। कहीं कहीं छुटपुट होता है तो कहीं कहीं 1859 तक भी चलता है। ये यूपी जो आपका बिहार वाला एरिया है, जैसे मैंने बरेली की बात की थी, वहां पे चल रहा था, आरा वाला इलाका है वहां भी चल रहा था कुछ। लेकिन एक एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, और इस एक्ट में कहा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब से खत्म हो गया, मतलब कंपनी राज जो है वो खत्म। किसका राज शुरू हो गया? ब्रिटिश राज शुरू हो गया, ब्रिटिश राज। तो ये जो एक्ट है 1858 का एक्ट, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे उन सबकी नौकरी चली गई, बस उनकी पोस्ट अलग हो गई, उनकी वर्दी अलग हो गई, उनके बिल्ले अलग हो गए, उनका आईडी कार्ड अलग हो गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा था, अब लिखा रहेगा ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन लिखा हुआ है बस। अब ब्रिटिश राज शुरू हो गया। तो ये ब्रिटिश राज कब तक चलेगा? 1858 से लेकर 1947 तक। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इस क्रांति में आपको याद क्या रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला चीज, क्रांति की जो टाइम लाइन है, जैसे पहले मैंने बोला बहरामपुर शुरू हुआ, ये आ जाता है। पहले कहाँ? बहरामपुर, देन बैरकपुर, देन मेरठ।
मंगल पांडे कहाँ का था? बैरकपुर का। बढ़िया। जो घुड़सवार वाली नेटिव इन्फेंट्री थी वो कहाँ की थी? वो मेरठ की थी। ठीक है, 90 लोगों में 5 लोगों को फांसी। ये कुछ फैक्ट्स वो याद रखने हैं आपको। तो मंगल पांडे की जो वो थी, किस बटालियन का वो व्यक्ति था वो आपको याद रखना है। 34वीं बटालियन थी। ठीक है। और जो बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल, वो आपको याद रखना है। एनफील्ड राइफल थी वो। और उसमें क्या दिक्कत थी वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, मतलब मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया है। उसके बाद क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है और मेरठ से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि मोटे मोटे जो लीडर्स हैं, मतलब मेन मेन जो लीडर्स है वो कहाँ कहाँ गए, उनकी लिस्ट है, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ध्यान रखना है आपको। और लीडर्स का नाम, लीडर्स का एरिया, उनके साथ क्या हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेजों के कुछ, जैसे भैया हीरोज झांसी में, निकोलसन, निकोलसन कहाँ पे है? दिल्ली वाला। आउटरम लखनऊ में, कैंपेबल कानपुर झांसी में, और फिर लखनऊ भी जाता है। ऐसे कुछ 2-4 लोगों के नाम एक बार ध्यान में। इसके लिए मैं कहूंगा ल्यूसेंट का एक जो देखना, ल्यूसेंट में है मेरे ख्याल से लिस्ट बनी हुई है, उसको एक बार देख लेना। बाकी क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति का दमन कैसे हुआ, अंग्रेजों के क्या प्लस पॉइंट थे, हमारे क्या माइनस पॉइंट थे, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। मैंने कहानी के रूप में समझा दिया है। अब किसी को 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो पूछ ले।